हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पर रटेंगे नहीं। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, सीखना है। तो भौतिक गुण आप लोग जानते हो, किसी भी रासायनिक पदार्थ के रंग किस प्रकार का है, रंग है कि नहीं है। किसी भी रासायनिक पदार्थ के घनत्व सघन है कि आपका कम घनत्व वाला है। अणुभार छोटा अणुभार वाला है कि बड़ा अणुभार वाला है। ठीक है, आकार किस प्रकार का है, आयतन किस प्रकार का है, द्रव्यमान किस प्रकार का है। ठीक है, विलेयता किस प्रकार का है, क्या वो घुलनशील है, क्या वो अघुलनशील है। इस बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन के सापेक्ष। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सरल है उसके भौतिक गुण। फिर धीरे धीरे आपका रासायनिक गुण भी आएगा, तो उसको हम लोग अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक गुणधर्म आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक में ये बोला गया है कि जो आपका एल्किल जो हाइलाइट होते हैं, एल्किल हाइलाइट R और X, ये शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं, आपका रंगहीन होते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता। जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं, बिना मिलावट के, बिना मिश्रण के, बिना किसी दूसरे यौगिक से क्रिया किए, एकदम ये शुद्ध अवस्था में रहते हैं, एकदम जिसको हम लोग खाटी बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में जानते हो। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था में जो होता है, कैसे होता है, आपका रंगहीन प्रकृति के होते हैं, कोई रंग नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज समझना है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है, ब्रोमो और आपका आयोडो, इस प्रकार के जो एल्किल हाइलाइट होते हैं, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आपको ये रंगीन दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। तो पहला आपका भौतिक अवस्था समझ में आ चुका है कि जो आपका एल्किल हाइलाइट होते हैं शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, लेकिन ब्रोमीन वाला एल्किल हाइलाइट और आयोडीन वाला जो एल्किल हाइलाइट होते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में कैसे होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो यहां पर देखो बोला गया है कि शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइट, शुद्ध अवस्था में क्या आपका एल्किल हाइलाइट रंगहीन प्रकृति के होते हैं, परंतु ब्रोमीन तथा आयोडीन प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। इतना क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर पहला पॉइंट समझ में तो आ चुका है। शुद्ध अवस्था में कहना मतलब यह है कि हम लोग जानते हैं कि इसको Rx द्वारा कहते हैं प्रदर्शित किया जाता है। जब ये Rx शुद्ध अवस्था में होता है तो कैसे दिखाई देता है, आपका रंगीन, समझिए तो कोई रंग नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रकाश पड़ता है ब्रोमीन वाला में, R Br, और यहाँ पर देखो ये आपको हो जाएगा आयोडीन, R की जगह कोई भी एल्किल समूह यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, तब ये रंगीन दिखाई देते हैं जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो उसको देखो यहाँ पर सेकेंड क्या बोलता है, हाइलाइडों के मेथिल व्युत्पन्न, हाइलाइडों के मेथिल व्युत्पन्न। तो यहां पर इसको समझो, हाइलाइडों को मेथिल व्युत्पन्न का मतलब यह है, RX हम लोग जानते ही हैं, मेथिल व्युत्पन्न। तो यहां पर एल्किल समूह की जगह में क्या रहेगा आपका, देखो यहां पर CH3Cl, ये हाइलाइडों के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, मेथिल व्युत्पन्न है। ठीक है, CH3F CH3Br, ये जो तीनों ये सामान्य है, लोकल है समझो। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, आपका हाइलाइडों के मेथिल व्युत्पन्न सामान्य ताप पर गैसीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, आपको सामान्य ताप पर गैसीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है। शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन वाला प्रकाश पड़ने पर रंगीन दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसका दूसरा है आपका हाइलाइडों के जो मेथिल व्युत्पन्न है, देखो यहाँ पर ये मेथिल समूह है, ये आपको मेथिल समूह है, ये आपको मेथिल समूह है, ये आपका हाइलाइट है क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये क्या होते हैं, आपका सामान्य ताप पर, कमरे की जो ताप होती है उसको सामान्य ताप बोलते हैं हम लोग। तो कमरे के तापमान पर कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं, आपका गैसीय अवस्था में होता है। तथा इनके उच्च सदस्य, देखो यहां पर बोला गया है, तथा इनके उच्च सदस्य द्रव अवस्था में व ठोस अवस्था में होते हैं।
द्रव अवस्था व ठोस अवस्था साथ साथ रंगहीन प्रकृति के होते हैं। एक चीज यहां पर ऐड कर लो, रंगहीन। बहुत ही मजेदार है, बस ध्यान पूर्वक सुनना है और समझ जाना है। इसका मैं कारण भी बताऊंगा, ठीक है, साथ में। इसका पहले वाला में कारण बताने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाला को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो, फिर से एक बार पढ़ता हूं। देखो यहाँ पर हाइलाइटों के जो मेथिल व्युत्पन्न सामान्यता पर गैसीय प्रकृति के होते हैं तथा इनके उच्च सदस्य द्रव अवस्था व ठोस अवस्था व रंगहीन होते हैं। अब इसके उच्च सदस्य क्या होता है? आपको उच्च सदस्य होता है, ये देखो CH3I। ये जो आयोडीन है इसका अणु भार अधिक होता है, ठीक है। अणु भार क्या होता है आपका? अधिक होता है। तो अणु भार अधिक होने पर द्रव्यमान क्या होते हैं? द्रव्यमान बढ़ते हैं, सघनता बढ़ती जाती है, ठीक है। और ये द्रव अवस्था में आयोडीन, हम लोग जानते हैं कि आयोडीन अधिकतर कौन सा अवस्था में होता है? आपका द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे और यौगिक बनेंगे। यहाँ पर ये मेथिल समूह एथिल प्रोपिल ब्यूटिल बनेगा। फिर यहाँ पर जो आयोडीन है वो आपका मोनो, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री बनेगा। साथ साथ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब पढ़ चुके हो। इस प्रकार ये बनता जाएगा। तो ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। और कैसे होते हैं? आपका रंगहीन प्रकृति के होते हैं। कहने मतलब ये है कि 3 कार्बन से लेकर, यहाँ पर देखो ध्यान से पूरा सुनना है आपको। 3 कार्बन मतलब यहाँ पर देखो 1 कार्बन है, तो यहाँ पर एथिल 2 कार्बन हो जाएगा। तो मेथेन और एथेन वाले जो हाइलाइट होते हैं ये आपका सामान्य ताप पर कैसे होते हैं? गैसीय प्रकृति होते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? घनत्व तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर समझना है, कार्बन जब चेन बढ़ती सीधी श्रृंखला में तो घनत्व तो बढ़ती है, लेकिन अगर शाखाएं बढ़ते जाएगा तो घनत्व तो कम होती है। ये उसको हम लोग क्वथनांक की दृष्टि में भी समझ सकते हैं, बाद में समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो CH, यहाँ पर कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक हम लोग जानते हैं एथेन प्रोपेन सब पढ़े हो आप लोग, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पर 3 कार्बन प्रोपेन, तो 3 कार्बन से लेकर 18 कार्बन वाले जो यौगिक होते हैं, क्या आपका एल्किल हाइलाइड, वो कैसे होते हैं? आपका द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और रंगहीन प्रकृति के होते हैं। 3 कार्बन से लेकर 18 तक, उधर और आगे बढ़ता है, बाकी 18 तक आपको याद रखना है। इतना क्लियर है? तो हाइलाइट के जो मेथिल व्युत्पन्न होते हैं और एथिल जो व्युत्पन्न होते हैं सामान्य 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले, ये कैसे होते हैं? सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर कैसे होते हैं भाई? कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन उच्च अणु भार वाले जो एल्किल हाइलाइट होते हैं, जिसमें आपका आयोडीन है प्लस यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो कैसे अवस्था में होते हैं? ये द्रव अवस्था, रंगहीन और आपका ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आपको 2 टॉपिक समझ में आ चुका है, पहला और दूसरा। तो चलो यहाँ पर हम लोग तीसरा को समझते हैं। टॉपिक है वो किसके बारे में है? घनत्व के बारे में। किसका घनत्व हम लोग देख रहे हैं? हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म में घनत्व, अवस्था, ये सब किसमें आते हैं भाई? रंग, रूप, बनावट सब भौतिक अवस्था में आते हैं। तो यहाँ पर देखो घनत्व, तो घनत्व में क्या होता है मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है इसके घनत्व हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका घनत्व जो होता है कम होता है, किसके सापेक्ष? आपका एल्किल हाइलाइड के सापेक्ष। देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? CH4, C2H6, ये आपका सामान्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या? आपका हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl C2H5Cl। तो देखो यहाँ पर ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन एल्किल हाइलाइड, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन सामान्य। तो एल्किल हाइलाइड का जो घनत्व होता है किससे अधिक होता है? आपका हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। अब यहाँ पर क्यों अधिक होता है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि कार्बन, देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में पहले समझा चुका हूं आपको, कार्बन और आपका ये हाइड्रोजन CX बंध पढ़े हुए प्रकृति। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ये जो बंध होता है ये बहुत ताकतवर होता है। क्यों ताकतवर होता है? क्योंकि क्लोरीन क्या करता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें आपका माइनस चार्ज, इसमें आपका प्लस चार्ज ये आता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता जाता है। ऐसी बहुत सारे यौगिक क्या होते हैं आपस में मिलेंगे। जैसे यहाँ पर CH3Cl है, एक और CH3Cl जुड़ेगा, फिर एक CH3Cl जुड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एल्किल हाइलाइड आपस में जुड़ते रहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण बोल सकते हैं, या द्विध्रुव जो बंध होते हैं आकर्षण बल, जिसको वांडर वाल्स बल भी बोलते हैं, वो क्या उसकी मान बढ़ती जाती है, आकर्षण शक्ति क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जब आकर्षण शक्ति बढ़ता है तो बंध क्या होते हैं? पास पास आते हैं। तो इसकी घनत्व क्या होती है? बढ़ती जाती है। बंध की शक्ति जब बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोला गया है यहाँ पर देखो
इसमें इसके घनत्व हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है क्योंकि इनके बीच अधिक द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है और इनके अणु पास पास आ जाते हैं जिससे घनत्व अधिक हो जाता है। एकदम सरल शब्द है, एकदम सरल तरीके से समझाया हूं आपको, समझ में आया। चलो फिर से एक बार देख लो, इसमें क्या बोल रहा है कि एल्किल हाइलाइट का जो घनत्व होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन से अधिक होने का रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारे पास तो अभी कोई हाइड्रोजन नहीं है, समझ में आ रहा है, केवल उसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन है। जैसे ही वो एल्किल हाइलाइट का निर्माण कर लेता है तो हाइड्रोजन समूह और कार्बन के बीच जो बंध होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल बनती, क्यों, क्योंकि और माइनस बनता है, वहां पर प्लस बनता है, तो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल जिसको वांडर वाल्स बल भी कहते हैं, वो बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है। तो जब अणु पास पास में आएंगे तो चिपकते चिपकते जाएंगे, तो छोटा अणु बड़ा अणु बन जाएगा। बड़ा अणु बनने का मतलब क्या है, उससे घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो सबसे अधिक घनत्व अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो आयोडीन, आयोडीन का घनत्व क्यों ज्यादा है। अब मैं एक चीज और समझाऊंगा इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर आयोडीन बड़ा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन बड़ा है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा है फ्लोरीन से। अब यहां पर देखो ये जो आयोडीन है इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान और अणुभार ही समझना है आपको। अणुभार, ठीक है। तो आयोडीन का जो अणुभार होता है वो सबसे अधिक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसकी अणुभार क्या होगा, ज्यादा होता है। किसके सापेक्ष, ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन के सापेक्ष। इसका देखो यहाँ पर इसका इधर से देखेंगे तो आपका बढ़ते क्रम में दिखाई देगा, इधर से आएंगे तो आपको घटते क्रम में दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन, बढ़ते क्रम में हमको देखना है। तो आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर देखो आयोडीन का जो अणुभार है, द्रव्यमान है, वो ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो अणु क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो बड़े जब होते हैं तो इसका आकार बड़ा है, इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहां पर मान लो ये देखो CH3F CH3Br ब्रोमीन, CH3 क्लोरीन और आपका CH3 आयोडीन। अब इसमें पहचानना है कि किसका अणुभार ज्यादा होगा, किसका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो किसका द्रव्यमान और अणुभार ज्यादा है, तो आयोडीन का। तो आयोडीन क्या होगा, बड़ा होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखो फ्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन लेस देन आयोडीन, ठीक है। मेथिल फ्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल फ्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड और मेथिल आयोडाइड। तो इसमें बड़ा कौन है आपका CH3I। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान और भार ज्यादा होता है, इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है। अब देखो यहाँ पर इस वाले परिभाषा को हम लोग समझ सकते हैं, तो समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइडों के अणुभार बढ़ने के साथ साथ उससे घनत्व में वृद्धि होती है। अब क्या बोल रहा है, एल्किल हाइलाइडों के बढ़ने के साथ, देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं। तो एल्किल हाइलाइड में क्या आपका आयोडीन भी आपका हाइलाइड है, अणुभार बढ़ने के साथ इसका फ्लोरीन का अणुभार कम होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का अणुभार कम होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का अणुभार कम होता है आपका आयोडीन से। अणुभार सबसे ज्यादा किसका होता है, समझ आ जा रहा है आपको, आयोडीन का सबसे अधिक होता है, ठीक है। जैसे आपको देखेंगे आयोडीन, ठीक है, बड़ा है किससे, आपका क्लोरीन से अणुभार की दृष्टि में। क्लोरीन बड़ा है किससे, आपका ब्रोमीन से। अब ब्रोमीन बड़ा किससे, आपका फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन का अणुभार कम और आयोडीन का अणुभार ज्यादा होती है। तो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं, इसका घनत्व तो बढ़ते जाता है क्योंकि घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है क्या बोला गया है कि जो द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, आपका किसका होता है भाई, घनत्व के। घनत्व बढ़ेगा द्रव्यमान बढ़ेंगे, द्रव्यमान बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा। किसी भी रासायनिक कंपाउंड में, किसी भी केमिकल कंपाउंड में घनत्व जब बढ़ता है तो उस वस्तु की द्रव्यमान क्या होती है, बढ़ती है। और द्रव्यमान जब बढ़ती है तो घनत्व भी बढ़ता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका है क्या, आपका घनत्व। अब देखते हैं क्वथनांक के
बारे में। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने घनत्व तो समझ लिया, बाकी 2 पॉइंट और समझ लिया आपने, घनत्व तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वथनांक के बारे में। तो यहाँ पर ये चीज समझना है आपको कि जितना बड़ा अणु होता है उसको गर्म करने के लिए उतना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छोटा वस्तु जल्दी गर्म हो जाता है, बड़ा वस्तु गर्म होने में समय लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे एल्किल हाइलाइडों के अणुभार बढ़ते जाते हैं, एल्किल हाइलाइडों के, हेलो एल्केन बोलते हैं उसी को, हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइडों के जब अणु भार बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, उसका घनत्व तो बढ़ती है। जब घनत्व तो बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है भाई, क्वथनांक में भी वृद्धि होता है। इस चीज को आपके दिमाग में डाल लो, ठीक है। जैसे जैसे हेलो एल्केन के अणु भार बढ़ते हैं, घनत्व तो बढ़ती है, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में भी वृद्धि होता है। बस इतना में खत्म, समझो। इतना 2 लाइन बस आपको याद रखना है, पेपर 2 लाइन लिखोगे चलेगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सामान्यतः अणु भार के साथ साथ क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। सामवी Rx मान एल्किल हाइलाइड में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक के मान में कमी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो ये समझो कि अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता जाता है। तो यहां पर देखो अणु भार को हम लोग बढ़ाते हैं तो क्वथनांक में किस प्रकार वृद्धि होगा, ठीक है। तो पहले देखो यहां पर Rx को हम लोग देख ही रहे हैं, तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे Rf, चलो इस प्रकार लिख सकते हैं Rf, ठीक है। R Br R Cl R I, एल्किल फ्लोराइड मान लो, एल्किल ब्रोमाइड मान लो, एल्किल क्लोराइड मान लो और एल्किल आयोडाइड। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा अणुभार किसका होता है, तो यहां पर होता है आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन वाले जो एल्किल हाइलाइड रहेंगे उसकी क्वथनांक ज्यादा होगा। यदि समान एल्किल हाइलाइड, समान एल्किल हाइलाइड मतलब इस प्रकार से CH3F CH3Br CH3Cl और CH3 आयोडाइड। अब देखो यहां पर आपको कुछ समानता दिखाई दे रहा होगा, इस R के स्थान पर देखो सब के सब वही है, CH3 ठीक है, CH3 और आपका ये R का मतलब यहां पर देखो यह भी CH3 सब है। तो R का स्थान पे CH3 सब समान है। इस कंडीशन आपको समझना है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस का अणु भार अधिक होगा, किसका अणु भार अधिक होगा भाई, आयोडीन का। क्योंकि देखो यहाँ पर ये तो R समान है, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अलग अलग है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। तो यहाँ पर आयोडीन का अणु भार क्या होता है, अधिक होता है। तो इस समान अवस्था में जिसमें R का मान एक समान हो तो क्या होता है, अणु भार बढ़ने के साथ साथ इसकी घनत्व बढ़ती है, और घनत्व बढ़ने के साथ इसका क्या होता है, आपका क्वथनांक में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है आपको। अब यहां पर यह बोला गया है यदि कोई एल्किल हाइलाइड सीधी श्रृंखला में बढ़ती जाए, समझना है, यदि कोई एल्किल हाइलाइड या हेलोएल्केन यदि सीधी श्रृंखला में बढ़ती जाए तो कार्बन की संख्या जब बढ़ता जाएगा सीधी श्रृंखला में तो भी क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होता है। क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होता है। अब यहां पर मैं बोल दिया हूं कि सीधी श्रृंखला में, तो ये देखो मान लो इस प्रकार है, CH3F का देखते हैं, CH3F, ठीक है। फिर ये देखो CH3CH2F, ये देखो एक और CH3CH2CH2, एक और CH2 लेंगे CH2 और आपका CH2 यहां पर लिखते हैं F। अब देखो यहां पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है, देखो यहां पर एक कार्बन यहां पर है, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन। रहने के लिए आपका क्या है, आपका मेथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमेथेन, फ्लोरोएथेन और फ्लोरो आपका प्रोपेन। तो यहां पर क्या है, जब इस सीधी श्रृंखला में कार्बन की संख्या बढ़ती, सीधी श्रृंखला में, अभी मैं शाखाओं की बात नहीं कर रहा हूं, अलग रहेगा। सीधी श्रृंखला में यदि कार्बन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, क्वथनांक के मान में वृद्धि होता जाता है। इतना क्लियर है। चलो ये भी आपका समझ में आ चुका है। जो बोल रहा हूं उसको आप लोग क्या करोगे, कॉपी में नोट्स कर सकते हो। यदि सीधी श्रृंखला में, एक सीधी श्रृंखला में, हेलोएल्केन सीधी श्रृंखला में यदि कार्बन की संख्या बढ़े
तो क्वथनांक के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। इतना क्लियर है। अणु भार बढ़ने पर क्वथनांक के मान में वृद्धि होता है। कार्बन की संख्या यदि सीधी श्रृंखला में बढ़े, सीधा एकदम सीधा स्टेट, तब क्या होता है, तब क्या होता है भाई, तब होता है क्वथनांक में वृद्धि। अब यहां पर एक चीज और आपको समझना है, ये देखो, दो तो समझा दिया मैं आपको, एक और कारण देख लो इसका, क्वथनांक बढ़ने का और घटने का। क्वथनांक अभी तक बढ़ रहा है, क्वथनांक कब घटेगा, अब इसको समझते हैं। चलो अब देखो यहां पर अभी मैं बताया कि सीधी श्रृंखला में जब कार्बन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होता है। बंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि कार्बन शाखाओं में बढ़े, एल्किल हाइलाइड में यदि कार्बन शाखाओं में बढ़े, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन, तो साइड चेन की कंडीशन में क्या होता है, क्वथनांक में कमी आता है। क्या होता है, क्वथनांक में कमी आता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, आपका कमी आता है। जिसमें बात करो यहां पर देखो, CH3Cl, CH3CH इस प्रकार से, यहां पर जोड़ता हूं Cl, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ये देखो CH3Cl, CH3CH3, इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे ये आपका प्राइमरी है, प्राइमरी है 1 डिग्री, 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री कार्बन एटम, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन। अब देखो यहां पर मैं बोला कि साइड चेन में जब हो परिवर्तन, सीधी श्रृंखला में बढ़ता है तो क्या होता है, क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है। अणु भार बढ़ता है तो क्या होता है, घनत्व तो बढ़ते हैं। इतना क्लियर है। लेकिन यदि श्रृंखला में कार्बन हो, पार्श्व श्रृंखला में कार्बन हो, साइड चेन में, तो साइड चेन में जब होते हैं तो क्या होते हैं, क्वथनांक में कमी आती है। किसमें कमी आती है, क्वथनांक में कमी आती है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया यहाँ पर, CH3Cl, उससे कम आपका CH3CH, उससे भी कम क्या होगा आपका, देखो इसमें संख्या बढ़ रही है, साइड चेन बढ़ रहा है। इसमें देखो साइड चेन केवल एक है, क्लोरीन यहाँ पर समझो। इसमें देखो यहाँ पर साइड चेन बढ़ रहा, माने यहाँ पर देखो 3 साइड, अब ये 2 साइड चेन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला प्राथमिक है, यहाँ पर द्वितीयक है, आपको तृतीयक है। इसका हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे या इस प्रकार से देखते हैं, घटते क्रम में जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा आपको, 1 डिग्री। यहाँ इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा नहीं है, आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, ये ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री में लिख दिया हो तो भी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पर नीचे में कंफ्यूज नहीं होना है, वही RI है, RBI है, उसको मैं उल्टा लिख दिया था। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये वाला नहीं है, ठीक है। पहले जो समझाया था कि I क्या होते हैं, अधिक उच्च अणु भार वाले होते हैं, तो ये अधिक होगा, BR इससे कम होते थे, कम होगा, उसके बाद इस प्रकार से घटते क्रम में ये जाएगा, ठीक है। आगे इस तरह से आगे ये बढ़ेगा। अणु भार बढ़ता है, घनत्व बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। साइड चेन में जब कार्बन की संख्या बढ़ती है या कोई भी साइड चेन में जुड़ा रहता है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, तो घनत्व कम होती जाती है। लेकिन सीधी श्रृंखला में जुड़ा हो कोई कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या होता है, आपको क्वथनांक बढ़ती जाती है। क्योंकि उस बंध को तोड़ने के लिए, कौन सा बंध को तोड़ने के लिए, ये वाला बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट यदि कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, और साइड चेन में जुड़ा हो तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो क्वथनांक कब बढ़ती है, कब घटती है, और किस प्रकार इसका भौतिक गुण होता है क्वथनांक की दृष्टि से, वो आपको समझ में आ चुका है। अब लास्ट देखते हैं विलेयता के बाद। तो हमारे पास नेक्स्ट है विलेयता, एक और गुण है, ठीक है। किसका, आपका हाइड्रोएल्केन के भौतिक गुण के अंतर्गत विलेयता। तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है, जो एल्किल हाइलाइड होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। एल्किल जो हाइलाइड होते हैं जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं बनाते, ये विलयन तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। एल्किल हाइलाइड को जल में घोलने पर नहीं घुलता है,
यदि घुलेगा तो आंशिक रूप से घुलता है, पूरा नहीं घुल पाता है। ठीक है, इसका मैं अभी रीजन समझाऊंगा। बाकी आपके दिमाग में पेपर में आपको इतना याद रखना है कि आपका एल्किल हाइलाइड जो होते हैं जल में अविलेय होते हैं, लेकिन अब यहां पर लेकिन शब्द आया, कार्बनिक यौगिक में विलेय होते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक जैसे बेंजीन रिंग से संबंधित जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक हम ले सकते हैं, उसमें क्या होते हैं आपके ये विलेय होते हैं। तो एल्किल हाइलाइड जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। अब इसका कारण समझो, जो यहां पर एल्किल हाइलाइड का जो बंध है, या एल्किल हाइलाइड का जो घनत्व है, चलो घनत्व की दृष्टि से फिर बंध के हिसाब से बताऊंगा, दो रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर एल्किल हाइलाइड जो है, यहां पर चलते हैं बोर्ड पर, ये जो आपका एल्किल हाइलाइड है RX, ठीक है, RX का घनत्व जल के अणु के घनत्व से कम होता है। जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार लिख देता हूं, है ना, वाटर है यहां पर, जल के घनत्व ग्रेटर देन आपका क्या है, आपका एल्किल हाइलाइड का घनत्व। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं बोला हूं कि एल्किल हाइलाइड जो होते हैं जल में अघुलनशील, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका मैं कारण बता रहा हूं क्यों ऐसी होता है। तो एल्किल हाइलाइड का जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका, जल के घनत्व से कम होता है। तो जल के जब घनत्व से कम होता है तो ये जल के ऊपर जो पृष्ठ होता है ना, जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, जल के ऊपर तई ऊपर वाले फेस में, ठीक है, ऊपर वाले फेस में से घनत्व कम होने का क्या होता है, ये तैरती रहती है, घुलता नहीं है। जैसे मान लो जल में तेल को मिला दोगे, तेल घुलता है क्या, नहीं घुलता है। तेल कहाँ होता है, तेल जल के ऊपर में होता है, क्योंकि तेल का घनत्व कम होते हैं और जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी कारण से एल्किल हाइलाइड जो है जल के साथ नहीं घुलता है। ठीक है, आया समझ में। चलो ये वाला रीजन तो क्लियर हो चुका क्यों नहीं घुलता है। कार्बनिक यौगिक के साथ घुल जाता है क्योंकि घनत्व में समानता पाई जाती है और बॉन्ड से डायरेक्ट क्या करता है, क्रिया कर लेता है। अब दूसरा रीजन यहां पर समझो, एक और रीजन में समझाता हूं। अब देखो यहां पर एल्किल हाइलाइड के ये जो बंध है, एल्किल हाइलाइड के जहां पर ये CX जो बंध है और यहां पर जो हाइड्रोजन वाला बंध है, ठीक है, जो हाइड्रोजन वाला बंध इसको समझना है, सारे में समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका तो अलग होता है, बाकी आपको समझाने के लिए ये देखो यहाँ पर जो CX बंध है और यहाँ पर देखो H2O का हाइड्रोजन बंध है। इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा कहां से प्राप्त होना चाहिए, हमको CX से होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं मिलता। इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो इसकी ऊर्जा को हम लोग तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए ना, जो इसके पास नहीं है। आय के लिए समझ में आ चुका है। तो हाइड्रोजन बंध टूटेगा तभी तो जाके ये जुड़ेगा जी। ठीक है, किसी भी वस्तु को जल में घुलने के लिए बंध को तोड़ना आवश्यक है। बंध नहीं टूटेगा तब तक विलयन ये यौगिक का निर्माण नहीं होगा। बंध टूटेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी ये जुड़ेंगे। इतना तो सब जानते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहां पर RX के पास जो ऊर्जा, इस बंध की ऊर्जा है ना, कम है, किसके सापेक्ष, हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा, इसलिए बंध को नहीं तोड़ पाते हैं, बंध नहीं टूटता है। इसीलिए जो एल्किल हाइलाइड होते हैं वो जल के अणु के साथ क्रिया नहीं करता है और इसीलिए जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, पर कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो यहां पर देख लो, लिख भी दिया हूं, देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड जल में अविलेय तथा कार्बनिक यौगिक विलेय होता है, क्योंकि एल्किल हाइलाइड को जल में घोलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें एल्किल हाइलाइड अणुओं व जल के अणुओं के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बस वही है जो अभी मैं समझाया हूं। ठीक है, आए समझ में। कहने मतलब ये है कि जब तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध है, इस हाइड्रोजन बंध टूटेगा नहीं तब तक ये एल्किल हाइलाइड यहाँ क्रिया नहीं कर सकता। अगर इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, दोनों को तोड़ने के लिए अर्थात दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। दोनों को तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और दोनों को जोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, जो यहाँ ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए क्या होते हैं, एल्किल हाइलाइड हाइड्रोजन वाले जो यौगिक होते हैं वो जल के साथ क्रिया नहीं कर पाता है, नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुका है हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। और फिर से वही बोलता हूं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।
ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। क्यों नहीं भूलना है पता है ना? भूल जाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नहीं भूलोगे तो नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से यदि मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो चलो, आपके नीचे में बेल आइकन दिख रहा है और सब्सक्राइब का बिंदु दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है, रेड कलर में। तो सब्सक्राइब को टच करो और क्या करना है, घंटा ठोकना है, समझो, दबाना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो की क्या करना है, आपको इंतजार करना है। थोड़ी देर इंतजार करो, फिर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। ठीक है, और अपना पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ और एकदम अच्छी तरीके से अध्ययन करते जाओ। मैं पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी सीरियस होकर पढ़ना है और मुझे भी सीरियस होकर पढ़ाना है। इतना क्लियर है? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स तैयार करो।